नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। मैं आज आपके लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर लेकर आई हूं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण ज़मीन का क्षरण है जो शुष्क और अर्धनम क्षेत्रों में विभिन्न कारकों की वजह से होता है, जिनमें विविध जलवायु और मानवीय गतिविधियां भी शामिल होती हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, पूरी भूमि बंजर हो चुकी है, इसकी आर्द्रता खत्म हो चुकी है। मरुस्थलीकरण मुख्यतः मानव निर्मित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। विशेष तौर पर ऐसा अधिक चराई, भूमिगत जल के अत्यधिक इस्तेमाल और मानवीय तथा औद्योगिक कार्यों के लिए नदियों के जल का रास्ता बदलने की वजह से होता है, और ये सारी ही प्रक्रियाएं मूलतः अधिक आबादी की वजह से संचालित होती हैं। मरुस्थलीकरण का सबसे गहरा प्रभाव जैव विविधता और उत्पादक क्षमता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, मेडागास्कर के केंद्रीय उच्च भूमि के पठारों में स्वदेशी लोगों द्वारा काटने और जलाने की इस कृषि पद्धति की वजह से पूरे देश का 10% भाग मरुस्थलीकरण में तब्दील हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के 8 मिशनों में से एक है। इसे फरवरी 2014 में सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। इसके उद्देश्य भारत के घटते जंगल के संरक्षण, पुनर्स्थापना और संवर्धन है, और साथ ही अनुकूल और न्यूनीकरण उपायों के संयोजन द्वारा जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है। अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन से भारत के कम होने वाले आवरण को बहाल करना और जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने की तैयारी करना इसके उद्देश्यों में से एक है। इसके अलावा भारत में हरित आवरण को 5 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए और अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर पर मौजूद हरित आवरण की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। इकोसिस्टम सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज और बायोडाइवर्सिटी और ईंधन, चारा और लकड़ी और गैर इमारती लकड़ी जैसे प्रोविजनिंग सर्विसेज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है? तो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 तक किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जीव घोषित किया ही नहीं था। 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो गई इस गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया था। मीठे जल की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन अधिसूचित किया था। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करती है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकती है। प्लेटेनिस्टा गेगेटिका नामक यह मछली लंबे नोकदार मुंह वाली होती है और इसके ऊपरी और निचले जबड़े में दांत भी दिखाई देते हैं। इनकी आंखें लेंस रहित होती हैं। डॉल्फिन भारत की एक महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है और इसलिए इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। इस प्रजाति की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण अवैध शिकार और नदियों के घटते प्रवाह, भारी तलछट, बैराज के निर्माण के कारण इसके अधिवास में गिरावट आती जा रही है और इस प्रजाति के लिए प्रवास में बाधा पैदा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा क्या है? वह वर्षा जिसमें वायुमंडल में निहित रासायनिक तत्व अथवा प्रदूषक मिल गए हों तथा जो पृथ्वी पर एक हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरती है, वह अम्ल वर्षा है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बाईं तरफ से कारखानों से निकलने वाला धुआं इस वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा करके पृथ्वी पर प्रवेश करता है, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके
नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना लेती हैं। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषकों से आता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों और स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिलते हैं। अगर हम अम्ल वर्षा के दुष्परिणाम देखें तो अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेतों और पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट, तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिलना, ये सभी इसके दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। जर्मनी और पश्चिमी यूरोप में जंगलों का नष्ट होना इस अम्ल वर्षा का ही कारण है। इस समस्या का एक ही समाधान संभव है। इसके लिए घातक वायु और पदार्थ के स्रोत जहाँ से ये प्रदूषक उत्पन्न हो रहे हैं, उनको वहीं पर नियंत्रित करना और वे सभी व्यक्ति और संस्थाएं जो इस विषय पर कार्यरत हैं, उन्हें समय पर जानकारी देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम कृषि क्या है? झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरकता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जा सकती है और इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है। वैसे तो इस प्रकार की कृषि ज़्यादा उत्पादक नहीं होती, लेकिन उन लोगों को जीवन ज़रूर प्रदान करती है जो उर्वरक या कृषि के मशीन खरीदने में सक्षम नहीं होते। कृषि मानव जाति का एक मुख्य विकास था जो सभ्यताओं के उदय का कारण बना है। इसलिए बदलती दुनिया के अनुसार कृषि पद्धतियों में अमूकचूक परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मिट्टी अपनी उर्वरकता ही खो देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? भारत सरकार ने देश भर में 18 बायोस्फीयर भंडार स्थापित किए हैं। ये बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और अक्सर आर्थिक उपयोगों के लिए स्थापित बफर जोन अर्थात ऐसे 2 या 2 से अधिक क्षेत्र जिन्हें जोड़ा जा सकता है, उन बफर जोनों के साथ एक या अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को संरक्षित रखने का काम करते हैं। संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों को दिया जाता है, बल्कि उन क्षेत्रों में रहने वाले मानव समुदायों को भी दिया जाता है। इस मानचित्र में आपको बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया दिखाई देंगे, जो हर राज्य में अलग अलग हैं। इनके क्षेत्र विस्तृत कर दिए गए हैं। अगर हम इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो नीलगिरी संरक्षित जैव क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक क्षेत्र में आता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तराखंड में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नैक्रेक मेघालय, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, दिहंग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कच्छ का रण गुजरात, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु, बड़ा निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डिब्रू सैखोवा असम, शेषचलप पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र क्या है? पहले हम ओजोन के बारे में बात करते हैं। ओजोन यानी O3, इसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर होता है। यह वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत वायुमंडल में लगभग 10 से 40 किलोमीटर तक फैली है, जो कि समताप मंडल में आता है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत पराबैंगनी प्रकाश के सबसे हानिकारक यूवी तरंग दैर्ध्य को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह ध्रुवीय क्षेत्र है अंटार्कटिका का, जहां पर ओजोन छिद्र पाया गया है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप मंडल की ओजोन में अधिक लेकिन मौसमी कमी आ जाती है। इस घटना को सामान्यतः ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन छिद्र का
पहला यानी सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर लगाया था। 1985 में जोसेफ फॉरमैन ने ओजोन परत में 50% का हास्य देखा था, जिसका मुख्य कारण अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में असामान्य मौसम प्रतिमानों का होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के कारण होता है। मलेरिया या दुर्वात यह एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो कि प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। यह मुख्य रूप से अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है और भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या भी है। यह रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित हो जाते हैं, जिससे कि रक्तहीनता यानी एनीमिया के लक्षण आने लगते हैं, जिसमें चक्कर आना, सांस फूलना, दुतनाड़ी इत्यादि होता है। इसके अलावा कुछ लक्षण जैसे बुखार, सर्दी, जुकाम जैसी भी अनुभूतियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर होता है जिसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत खाद्य और अखाद्य दोनों ही तरीके की फसलें आती हैं। खाद्य फसलों की बात करें तो इसमें फल, सब्जी और अनाज आते हैं और अखाद्य फसलों के अंतर्गत फूल और पौधे आते हैं। हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञ अपने ज्ञान और कौशल तथा तकनीकों का उपयोग करके बड़े स्तर पर मनुष्य की निजी और सामाजिक ज़रूरतों के लिए पौधों का उत्पादन करते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बायोलॉजी का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, मार्केटिंग और हेल्थ केयर जैसे विषय भी इसमें आते हैं। अगर हम हॉर्टिकल्चर की विभिन्न शाखाओं की बात करें तो इसमें फ्लोरिकल्चर, ये फूलों की खेती, उत्पादन और विपणन से केंद्रित होता है। ओलेरीकल्चर, जिसमें सब्जियों की खेती से संबंधित विज्ञान होता है। लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, यह बागवानी के क्षेत्र को सजाने और उनके विपणन तथा रखरखाव के बारे में होता है। पोमोलॉजी, जिसमें फलों के उत्पादन संबंधी बातें होती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिस्ट में जो बागवानी विशेषज्ञ होते हैं वो खाद्य पदार्थों को खराब होने से रोकने का कार्य करते हैं। अब हम डॉक्टर कृष्णलाल चड्ढा की बात करें तो डॉक्टर कृष्णलाल चड्ढा की पहचान भारतीय बागवानी के जनक के रूप में की गई है। बागवानी को स्वर्ण क्रांति की ओर ले जाने वाले डॉक्टर कृष्णलाल चड्ढा पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको इस सम्मान से नवाजा गया है। बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए गत 5 दशक से कार्यरत डॉक्टर कृष्णलाल चड्ढा को 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोग में लाया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट उर्वरक के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये भूरे रंग की होती है। कंपोस्ट की बात करें तो इस प्रकार की खाद जो जैविक पदार्थों के अपघटन और पुनः चक्रण से प्राप्त होती है। यह जैविक खेती का मुख्य घटक है। कंपोस्ट बनाने का सबसे सरल तरीका नम जैव पदार्थ जैसे पत्तियां और बचा कुचा खाना, इन सभी का ढेर बनाकर कुछ काल तक प्रतीक्षा करना ताकि इनका विघटन हो सके। विघटन में कुछ सप्ताह या महीने भी लगते हैं। उसके बाद ये ह्यूमस यानी भूरे काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ये केचुए जैसे कीड़ों द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती और ना ही इससे मक्खी या मच्छर उत्पन्न होते हैं और ना ही ये वातावरण प्रदूषण का कारण बनती है। तापमान नियंत्रित रहने से इसमें जीवाणु क्रियाशील और सक्रिय बने रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 माह के अंदर ही तैयार हो जाती है। इसमें 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1.5 से 2% सल्फर और 1.5 से 2% पोटाश होता है। हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
Thanks for watching Study with Smartness. Please like, share and subscribe.